चलो जी, आज से हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ का। जितना बात शुरू में हम किए थे चार्ज के बारे में, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो तमाम चीज़ को एक बार बढ़िया से देख चुके होंगे। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, चार्ज को हम लोग डेवलप कैसे करते हैं, है ना, चार्ज होता क्या है, ये तमाम चीज़ को अगर आप याद रखते हो तो उधर से जो भी प्रश्न आएंगे वो तमाम प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हो आसानी से बोर्ड के एग्ज़ाम में। तब बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे यही कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग करते कहाँ कहाँ है ना। हालांकि कहाँ कहाँ जैसे न्यूमेरिकल वगैरह हो गया उस सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। चलिए पहले तो हम फटाफट कूलम्ब्स लॉ के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या, है ना, और इसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो चूंकि आप लोग शुरू में ही देखे थे कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो तरह के चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो ये क्या करता था, एक दूसरे को खींचता था, यानी कि इसके ऊपर आकर्षण बल लगता था। और यही अगर सिमिलर चार्ज होता था, सेम चार्ज होता था, तो ये एक दूसरे को भगाएगा, प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को भगाएगा। माने कि कहने का सीधा अर्थ ये होता है कि हम लोग जो फोर्स लगाते हैं, माने चार्जों के ऊपर जो फोर्स लगेगा, या अट्रैक्शन नेचर का हो या फिर रिपल्सन नेचर का हो, है ना, दोनों में से किसी भी टाइप का फोर्स हो, फोर्स तो है, तो आपको पूछेगा कि ये फोर्स कितना लग रहा है। इसी के मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब साहब ने एक नियम दिया, और उस नियम के हिसाब से हम लोग उसके ऊपर लगने, चार्जों के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है, बल जो है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली कहता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो चार्जों, पॉइंट चार्जों के बीच का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, जो भी वैल्यू होगा, दोनों आवेशों के बीच का जो दोनों आवेशों का जो गुणनफल होगा उसका समानुपाती होगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसके डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। समझे बात को। अर्थात कूलम्ब्स लॉ को अगर आप डायग्राम में लिखना चाहो, जैसे मान लीजिए ये दो चार्ज है, दोनों चार्ज को हम लोगों ने आर दूरी से अलग अलग किया है, तो इनका स्टेटमेंट दो भाग में बटा। पहला भाग में बोला कि बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि यही कूलम्ब बल जो होगा, यानी दोनों आवेशों के ऊपर लगने वाला जो बल होगा, ये उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, है ना। माने जो आप लोग ये स्टेटमेंट में देख रहे हो, इसी स्टेटमेंट को हम क्या किए हैं, मैथमेटिकल टर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए हैं। और मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम जब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, यानी कि एक साथ लिखेंगे, चूंकि दोनों तो फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ पर, है ना। प्रोपोर्शनल साइन का अर्थ आप समझ रहे हो। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप इस क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो बल भी बढ़ेगा, अगर इसको बढ़ाओगे तो बल घटेगा, है ना। माने एक ही फॉर्म में दोनों आ जाना चाहिए। तो हम जब ये दोनों समीकरणों को कंबाइन करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, यानी कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्सली ये, माने एक ही समीकरण में कुछ इस प्रकार से लिखना है कि कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, है ना। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाने की परंपरा है। ये क्यों है, देखो, चूंकि कूलम्ब का नियम जो है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, माने कि ये जो है ये प्रयोग द्वारा निकाला गया है, प्रयोग द्वारा निकाला गया है, ध्यान रखिएगा। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसमें देखा ये जाता है कि आपका ये दो चीज़ जो है ये तो बल को प्रभावित करता ही है ना, यानी कि चार्ज और ये दोनों का दोनों बल को प्रभावित करता है। लेकिन साथ में जो चार्ज है, जो चार्ज है ना, ये जो दोनों चार्ज है इसके बीच में जो माध्यम होगा, ये माध्यम भी इसके ऊपर लगने वाला बल को प्रभावित करेगा, है ना। तो चूंकि जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया था शुरू में तो वो वैक्यूम में किया गया था, निर्वात में, इसीलिए इसमें जो कांस्टेंट
दिया गया, माना गया है के, इसको हम लोग बोलेंगे कूलम्ब कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट लगा देते हो तो प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा और ये बराबर वाला साइन जो है इसके पास आ जाएगा। तो चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, एक्सपेरिमेंट में करके निकाला गया था, तो इसका जो कांस्टेंट देखा गया तो वो कांस्टेंट आया कुछ ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, के का यूनिट जो है इसको अगर इधर फेंको तो इसका तो न्यूटन होगा, ये मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा तो ये कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको याद रखने हैं, ये कूलम कांस्टेंट का वैल्यू है ना। लेकिन ये कूलम कांस्टेंट कहाँ से आया भाई, तो ये कूलम कांस्टेंट खुद जो है इस वाले वैल्यू से आया है। के का वैल्यू जो होता है 1/4πε0। ये जो आपको दिख रहा होता है ये वाला, इसको बोलते हैं ε0 करके हम लोग पढ़ते हैं, समझ गए बात को। और इसका नाम होता है परमिटिविटी, यानी कि विद्युतशीलता, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं। परमिटिविटी जो है, आप ध्यान रखिएगा, ये माध्यम का ही एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, जो इस फोर्स को कितना टाइम से प्रभावित करेगा वो आपको बताता है। तो चूंकि हम लोग जो भी बात करते हैं वो तो एक्सपेरिमेंट जो हुआ है वो तो निर्वात की बात है, निर्वात यानी वैक्यूम में, वैक्यूम की बात करते हैं। तो वैक्यूम की बात करते हैं, इसीलिए परमिटिविटी का जो वैल्यू होगा वो निर्वात के लिए निकाला जाएगा। तो निर्वात के लिए जो निकाला गया वैल्यू था वो कुछ ऐसा था, यानी ε0 का जो वैल्यू था वो 8.85 × 10⁻⁻12 है ना। और ये जो आपका है न्यूटन, इसको मीटर स्क्वायर कर लेना, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर, है ना। ये यूनिट जो है इसके उल्टा करने के बाद आपको आ जाएगा, इसको जब आप उल्टा करोगे ना, क्योंकि नीचे है ना ये 4π का तो कोई अपना यूनिट होता नहीं है, तो इसको जब आप उल्टा करोगे तो ये वाला यूनिट आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 1 लिखा गया, -1 लिखा गया है, इसको आप m⁻⁻2 कर लेना, ठीक है। तो ये ε0 हो गया, और ये किसके लिए है, निर्वात के लिए, है ना। तो इसका वैल्यू आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अब नेक्स्ट जो अपना है वो अगर इसी फार्मूला को, माने ε0 वाला ये जो वैल्यू है के का वैल्यू, अगर इसको आप उठा करके यहाँ पे रखना चाहो तो फोर्स = 1/4πε0 Q1 × Q2/r² जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कूलम का जो फोर्स का जो फार्मूला होता है ये फार्मूला हो गया, बात समझ में आया। तो अभी इसको ध्यान में रखना कि ये कूलम का फार्मूला हम इसलिए पढ़े हैं ताकि हमें दो चार्जों के बीच, दो अगर चार्ज है तो दो चार्जों के बीच जो लगने वाला बल होगा उस बल का परिमाण हमें ज्ञात हो जाए, चाहे वो बल विकर्षण वाला प्रकृति का हो या आकर्षण वाले प्रकृति का हो। दोनों में से किसी भी प्रकृति का बल होगा, हम लोग इस फार्मूला से उसको निकाल सकते हैं, बात समझ में आया। दूसरी बात और भी इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा आकर्षण लगाएगा, कौन विकर्षण लगाएगा, इसका प्रकृति तो आप जान ही चुके हो कि चार्ज का जो प्रकृति होता है, यानी कि अगर सिमिलर चार्ज होगा तो एक दूसरे के ऊपर विकर्षण बल लगाएगा, और अगर डिसिमिलर यानी असमान आवेश होगा तो जाहिर सी बात है एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएगा। एक और ये तो हो गया, आपको 2 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछता है, इसको थोड़ा बढ़िया से तैयार कर लेना है। अपने भाषा में अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी भाषा में लिखना है ना। हिंदी चाहे इंग्लिश किसी भी भाषा में लिखो, आप अपने भाषा में अगर इसका जवाब दे दो तो और ज़्यादा बढ़िया है। और वेरिफिकेशन, इसको जब हम इक्वेशन में लिखते हैं तब तो ऐसा ही लिखेंगे हम लोग, है ना। थोड़ा बढ़िया से अरेंज करके लिख दो तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स जो है इस पर मिल जाएगा। इसमें कभी कभार कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है ना, ये भी पूछ देता है कि बताइए कूलम्ब्स लॉ जो है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख करके बताइए, ये भी कभी कभार पूछता है, और वो भी 2 नंबर का पूछ देता है। तो कूलम्ब्स लॉ का जब वेक्टर फॉर्म अगर आपको लिखना हो तो कुछ नहीं, दोनों चार्ज को तो वैसे ही रखना है, बट इसको क्या करना है, एक एक्सिस पर रख देना है, समझे। एक्सिस पर रख दोगे तो इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस जो मेजरिंग होगा वो ओरिजिन से होगा, ये अपना ओरिजिन है, यहाँ से मेजर किया जाएगा। तो पहला चार्ज का डिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने r1 वेक्टर के रूप में, क्योंकि डिस्प्लेस माने एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है ये, और दूसरा का जो मान लिया है r2 वेक्टर। तो हम जब इसको अलग अलग मान लिए और दोनों चार्ज ऐसा है तो हमारा कहाँ मेजरमेंट जो होगा वो तो ओरिजिन से होगा, है ना। लेकिन फोर्स जो लगाएगा ये तो दोनों एक दूसरे के लाइन के लॉन्ग लगाएगा। कूलम्ब्स लॉ में एक और बात आप याद रखिएगा, हम जो है नीचे में एक लाइन लिख दिए हैं
कि ये जो फोर्स होगा ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस के अलोंग होगा। यानी कहने का मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा कि ये दोनों चार्ज जो होगा हमेशा क्या करेगा भाई, सेंटर टू सेंटर फोर्स लगाएगा। यानी कि इसी लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा और कहीं नहीं लगाएगा। इसीलिए कूलम्ब बल को जो है केंद्रीय बल भी कहा जाता है, सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कूलम्ब बल जो है उसको केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों? समझ में आया बात? कूलम्ब बल को केंद्रीय बल कहा जाता है क्यों? इसीलिए क्योंकि कूलम्ब बल जो है वो चार्जों के सेंटर टू सेंटर लगता है ना, केंद्र से केंद्र की ओर लगता है। तो अब यहाँ भी तो वही काम होगा, ये दोनों सेंटर टू सेंटर फोर्स लगाएंगे तो हमको डिस्टेंस तो ये चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस थोड़ी ना चाहिए, लेकिन मेजरमेंट यहाँ से हो रहा है। तो इन दोनों डिस्टेंस को लेकर के जब आप निकालिएगा वेक्टर फॉर्म में तो डिस्टेंस आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसी को सिर्फ कूलम्ब लॉ पे सिर्फ अरेंज कर देना है। अरेंज आप कर दो उतना ही में आपको 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो अरेंज कैसे करना है, तो चूँकि कूलम्ब लॉ का जो डेफिनेशन है वो तो आप जानते हो, अपना ये फार्मूला होता है, ये वाला जो फार्मूला है कूलम्ब का, जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला है, इसको आप के मान सकते हो, है ना। तो उसको अगर आप लिखोगे तो इसमें जो वेक्टर है उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख देना है। जैसे फोर्स वेक्टर होता है, ये तो खैर कांस्टेंट है, चार्ज वेक्टर नहीं होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो वेक्टर का स्क्वायर यानी आर होता है ना, फोर्स बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो हम लोग अब जब वेक्टर ये हो गया है तो हमको तो फोर्स का डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो अभी अभी जस्ट पढ़े हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है, यानी केंद्र से केंद्र की ओर काम करता है। इसीलिए हम आर कैप इसके ऊपर लगा दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसी के अलोंग ये फोर्स लगेगा, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में हम पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और ये जो आपको दिख रहा होता है, ये जो आपको फोर्स जो यहाँ पर जो आपको दिखा है ना, ये के का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं। अब जब इसको आप लिखोगे तो चूंकि अपना जो ये यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन बताता है, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी वेक्टर और बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं ना। तो जब आप लिखोगे तो उस हिसाब से अगर ढंग से देखो, और फिर उसके बाद अपना जो आर जो वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड देखो तो वेक्टोरियल फॉर्म में ऐसे निकला है। हम उसका वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर जैसे ही आप रखोगे इसका वैल्यू तो ये अपना कुछ ऐसा आ जाएगा, तो इसका भी वैल्यू तो यही रहेगा। क्योंकि ये दोनों सेम है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। अगर ये दोनों को हम एक साथ लिखना चाहें, इसको और इसको एक साथ लिखना चाहें, तो अपना ये आ जाएगा फॉर्मेट। और ये वाला ऊपर तो वैसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि इसको तो सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मैग्नीट्यूड तो लिखना ही नहीं है इसको। बात समझे ना। तो ये जो फॉर्मूला अपना आ गया, ये क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म है, कूलम्ब्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है। और इतना अगर आप लिख दो तो इससे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे 2 नंबर, है ना। तो ये कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है इसको आप तैयार कर लो बढ़िया से। उसके बाद आपको कूलम्ब्स लॉ बढ़िया से तैयार कर, कूलम्ब्स लॉ तो पहले तैयार कर लेने हैं। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है इसको बढ़िया से तैयार कर लो, अच्छा से इसको देख लो आप एक बार 2 बार 3 बार कॉपी पर अपना लिख करके, बिना देखे पहले तो तैयार कर लो, फिर बिना देखे इसको खूब लिखो, है ना। चलिए अब आते हैं हम कि क्या कूलम्ब्स लॉ को हम हर जगह अप्लाई कर देंगे या कूलम्ब्स लॉ का कुछ अपना कंडीशंस होता है। तो बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ जो दिया गया है ये ऐसा नहीं है कि आप जहाँ तहाँ जहाँ मर्जी हुआ वहाँ आप अप्लाई कर दो। इसको अप्लाई करने का भी एक तरीका होता है। तो उसमें आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कूलम्ब्स लॉ को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, अर्थात लिमिटेशंस क्या होता है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग एक बार बढ़िया से तैयार कर लेते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, इसका कुछ नियत सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पहला सीमा सबसे इम्पोर्टेंट, और आप भी इसको समझ सकते हो कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो प्रयोग किया जाता है लेकिन सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, सिर्फ बिंदु आवेश के लिए, और वो भी स्थिर बिंदु आवेश के लिए। अगर चार्ज रुका हुआ नहीं है तो फिर आप कूलम्ब का नियम लागू नहीं करवा सकते हो। बात समझ में आया। दूसरा है कि कूलम्ब का नियम जब भी आप लगाते हो तो
उसी कंडीशन में लगाओगे जहाँ पर इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ वही यानी कि 1/r², ये वाला नियम जो है वहाँ लागू होना ही चाहिए। अगर ये नियम लागू नहीं होता है तो फिर वहाँ पर कूलम्ब का नियम जो होता है हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो अपना है इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि आप इसको लंबा और छोटा दोनों प्रास के लिए लागू करवा सकते हो, लेकिन 10⁻⁻15 मीटर के बाद ये फेल कर जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि लंबा बड़ा दूरी जो होगा उसको तो हम देख ही लेंगे, उस पर तो हम अप्लाई कर ही देंगे, लेकिन जब एटॉमिक लेवल पे बात करोगे तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, आप लोग पढ़े होंगे, और इसमें जो है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्रोटॉन होता है ना। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि जब इतना प्रोटॉन एक साथ है तो ये सब प्रोटॉन तो एक दूसरे को भगाना चाहिए ना, कूलम्ब के नियम के हिसाब से ये सारे के सारे प्रोटॉन जो है एक दूसरे को भगाना चाहिए यानी रिपल्सन फोर्स लगाना चाहिए, लेकिन इस केस में कूलम्ब का नियम फेल कर जाता है, यहाँ पर कूलम्ब का नियम लागू नहीं होता है। क्या कारण है भाई? तो न्यूक्लियस जो था, ये न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर इसी के आसपास होता है ना। और ये जितना भी आपको प्रोटॉन दिख रहे हैं तो ये तो अंदर है, थोड़ा अंदर है, तो थोड़ा अंदर है तो यहाँ पर आपका यहाँ से कूलम्ब का नियम फेल कर जाता है। यहाँ पर एक अलग प्रकार का फोर्स लगता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है इसको तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर में ये कूलम्ब वाला फोर्स नहीं लगता है यानी कि रिपल्सन वाला फोर्स नहीं लगता है, एक न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा होता है इसके ऊपर में, और ये न्यूक्लियर फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है यानी कि हमेशा ये खींचेगा, है ना। इसी वजह से किसी भी नाभिक के अंदर पड़ा हुआ जो प्रोटॉन है वो नाभिक के अंदर स्टेबल होता है, वो एक दूसरे को विकर्षण फोर्स नहीं लगाता है, विकर्षण बल नहीं लगाता है, ध्यान रहेगा। ये तीसरा लिमिटेशन हो गया कूलम्ब के नियम का। चलिए उसके बाद चौथा में आपको ध्यान रखना है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, प्रायोगिक घटना है। इसको जब भी प्रूफ किया गया है तो लैब द्वारा या इसको बोल दीजिए मैथमेटिकली इसको जब डिराइव किया गया है तो इस पर कुछ रिसर्च वगैरह करके यानी कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही इसको देखा गया है ना। इसके बाद एक और जो लास्ट पॉइंट है इसको तो आप बहुत अच्छा से याद रखना, इसलिए याद रखना क्योंकि इस पर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, है ना। इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो इसमें कहा यह गया है, जैसा कि हम पहले भी बात किए थे, कि दो चार्जों के बीच अगर आप माध्यम बदल दो, निर्वात अगर रखते थे तब तो उसमें जो है हमें कुछ करना नहीं था, एप्सिलॉन नॉट से काम चल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप माध्यम बदल दो, दोनों आवेशों के बीच का माध्यम बदल दो, तब फोर्स वही नहीं रहेगा, फोर्स का वैल्यू बदल जाएगा। वैसे निर्वात में यानी कि एयर बोल दो या निर्वात, लगभग बहुत माइन्यूट सा परिवर्तन होता है, इसलिए हम एयर यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर एयर की बात करोगे तो उसमें तो कूलम्ब का नियम डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। लेकिन कहा यह गया कि जब इन दोनों के बीच में अगर कोई माध्यम अगर आप रख दो तो उसका जो फोर्स होगा यानी दोनों चार्जों के बीच का जो बल होगा वो बल परिवर्तित हो जाएगा, है ना। और वो परिवर्तित क्या, वो घट जाएगा, है ना। तो घटेगा, कितना से घटेगा भाई? तो जितना इस निर्वात का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, परावैद्युत नियतांक होगा, है ना। ये परावैद्युत नियतांक, इस माध्यम को ही परावैद्युत माध्यम हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है उसको रेसिस्ट करता है, रोकता है। समझे बात को। कोई भी माध्यम आप रख दोगे तो वो सामान्य तौर पर रोकता ही है, अगर कंडक्टर को या थोड़ा बहुत भी कंडक्टिंग मटेरियल है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। अब इसमें पॉइंट जो है हमें नोट करने वाली बात क्या है, अगर हम लोग किसी माध्यम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालेंगे तो वो बल जो होगा हवा में लगने वाले बल के टाइम्स जो हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये होता है कि इसका जो फोर्स होगा मीडियम में वो एयर में लगने वाला के साथ के टाइम्स जो होगा वो घट जाएगा, यानी इतना से आपको भागा देना पड़ेगा, भागा दो, जो आएगा वही वैल्यू हम लोग माध्यम में निकालेंगे, ध्यान रखिएगा।
तो ये जो के है, ये जो आपको के दिख रहा होता है, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि इस माध्यम को बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत माध्यम, है ना। और इसका जितना वैल्यू होगा, यानी जितना वैल्यू से ये दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को प्रभावित करेगा, उसी प्रभावित करने वाले वैल्यू को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू अलग अलग होता है, हम लोग अभी थोड़ा देर में बात करते हैं। इसके बाद इसी का फॉर्मूला अगर लिखना चाहो थोड़ा सा बढ़िया से, तो आप देख सकते हो। एयर के लिए तो अपना ये है ही, और ये के जो है वो नीचे है, तो के से हम लोग इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ये के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। तो इस के का पूरा कहानी आपको समझ में आया, बढ़िया से इसको तैयार कर लो, है ना। के जो होता है, इसका जो माध्यम है, ये माध्यम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे पानी भी रख सकते हो, वाटर रख सकते हो, है ना। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 80 होता है, याद रखिएगा इस बात को। वाटर का जो होता है वो 80 होता है। अगर यही एयर की अगर बात करो या वैक्यूम की बात करो तो इसका होता है 1। परावैद्युत नियतांक जो होता है वो एयर का कितना होगा, 1, वाटर का कितना होता है, 80। याद रखना इस सब। और एक और चीज़, अगर मेटल लिया जाए डायरेक्ट, तो मेटल का तकरीबन इनफाइनाइट माना जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत नियतांक कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ये 3 चीज़ कम से कम आप याद रखो। वैसे बहुत सारा मटेरियल होता है, सबका याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये 3 का आप जरूर याद रखो, ताकि जब भी एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाए तो उसको हल करने में हमें सुविधा होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। कूलम का नियम क्या होता है, कूलम को नियम को हम कैसे लिखेंगे, ये सारा बात आपको ध्यान में रहेगा। इस पूरे टॉपिक को जो आज चला है, ये तमाम चीज़ को आप एक बार कवर कर लो। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ को कवर कर लो, वेक्टर फॉर्म को कवर कर लो, और कोशिश करो कि बार बार इसको लिखा जाए और इसको ध्यान में रखा जाए, है ना। ये तमाम चीज़ को अगर ध्यान में रखते हो तो फिर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जो होगा वो थोड़ा अच्छा हो, माने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये जो होगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए अगला जो होगा, अगला जो टॉपिक होगा उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ तक जो है आपको कवर कर लेना है। कल वाला जो पॉइंट बोले थे उसको भी कवर कर लेना, और आज जो हम बात किए हैं इसको भी कवर कर लेना। बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए, और फिर हम लोग अगला जो वीडियो जो होगा उसमें हम लोग और भी बात करेंगे और वर्क भी देंगे आपको उसी में। ठीक है, चलिए।